वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, काफी स्टूडेंट की एक रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि पॉलिटिकल थियरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में काफी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ एनटीए नेट का या फिर जो आपका पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। क्वेश्चन का लेवल का जो तरीका है पहले के मुकाबले काफी चेंज हो रहा है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कहीं पे भी क्वालिटेटिव क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। तो आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर पॉलिटिकल थियरी की ये सीरीज आपके सामने लेके आया हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब के ऊपर। क्वालिटेटिव मटेरियल है, प्रीमियम मटेरियल है, जो कि आपको कई हजार देके एप्लीकेशन पे या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेना होता था, आपको ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप जो स्टडी कर रहे हैं वो किससे स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। यानी आपके जो एजुकेटर है, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, आपके जो टीचर है वो कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा है। एमए, एमफिल एंड पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस। 3 बार का ऑल इंडिया टॉपर मैं पॉलिटिकल साइंस में रहा हूं। पब्लिक एड में भी मेरा जेआरएफ है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। पिछले 8 सालों से कॉन्टिन्यूसली मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, तो 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन साथ में एग्जामिनेशन, लगभग हर प्रकार के एग्जामिनेशन में देता रहता हूं, तो पैटर्न कैसा है उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब टीचिंग मटेरियल देखिए, सबसे बड़ा जो क्राइसिस आने वाला है जितना मैं समझता हूं, वो टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड है। एआई के आने के बाद लोगों ने क्या कर दिया है, एआई जनरेटेड कंटेंट को यूज करके वो लोग नोट्स बना रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं या फिर वीडियोस बना रहे हैं, और उसको वेरीफाई तक वो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफी मिस्टेक्स उसमें रहती है। तो यहाँ पे क्योंकि एआई से पहले ये नोट्स मेरे बन चुके थे, एआई तो भी लेटेस्ट आया है, लगभग 2-3 सालों से एआई काम कर रहा है। लेकिन मेरे नोट्स 2018-19 में मैंने बनाए थे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जब यूजीसी ने अपना सिलेबस अपडेट किया था। और लगभग पिछले 5 सालों से कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। और अभी ये सेकंड एडिशन आपके सामने आप देख पा रहे हैं। 2025 में सेकंड एडिशन मेरा इन नोट्स का रिलीज हुआ है। और ये वेल रिसर्च टीचिंग मटेरियल है। और जो भी मैं यहाँ पे वीडियोज आपके सामने लेके आने वाला हूं, ये सारी किसके ऊपर रहेगी, ये इन्हीं नोट्स के ऊपर रहेगी। मेरे नोट्स आप चाहो तो इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि पेड कोर्स का पार्ट है ये, आप इसको फिर भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, चलो ठीक है, आपने वेल रिसर्च मटेरियल यूज किया है, लेकिन आपने कौन कौन सी किताबें इसमें यूज की है या फिर कौन कौन से सोर्सेज इसमें हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी, सेबाइन की किताब, इसकी अगर पीडीएफ भी आपको चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो जो किताबें मैंने इसके लिए कंसल्ट की है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी, ये जेसी जौहरी की किताब है, लगभग सभी स्टूडेंट इसको पढ़ते ही हैं, तो ये मैंने एमए के दौरान पढ़ी थी। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एंड्री हेवुड की, ये तो लगभग सभी पढ़ते ही हैं। इसके साथ साथ एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस पेपर के आधार पे पैटर्न को चेक करने की कोशिश की गई है, ट्रेंड्स को चेक करने की कोशिश की गई है, और उसके अकॉर्डिंग नोट्स को बनाया गया है। इग्नू, एनसीईआरटी, बीए और एमए के दौरान जो मेरे नोट्स बनाए थे, वहां के जो कुछ पॉइंट्स है वो इन नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, राजीव भार्गवा और अशोक आचार्य, ये भी मैंने कंसल्ट की है। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, लेटर टू मार्क्स, सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी, मॉडल पॉलिटिकल थियरी, एसपी वर्मा, और कई इसमें और भी सोर्सेज हैं, ऑनलाइन सोर्सेज भी है इसमें। तो ये सारे सोर्सेज इन नोट्स को बनाने के लिए यूज किए हैं, और इन्हीं के बेस पे मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। सारी वीडियो आपको इसी के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। अब हम क्या क्या चीज इसमें पढ़ेंगे, मेन बात तो ये है कि हम इसमें स्टडी क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, 3 पार्ट्स में मैंने पॉलिटिकल थियरी को डिवाइड किया है, और लगभग सारी जो पॉलिटिकल थियरी के कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है और थियरीज है, वो सारी इसमें कवर है। पहले भाग में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एज इट इज बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है,
जैसे कि आपका एनटीए-नेट का सिलेबस है या फिर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सेम है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है अवधारणा, अर्थ और परिभाषा, जो कि अभी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। स्वतंत्रता, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, पावर, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड राइट, ये सारे आपके आगे पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल ट्रेडिशन या फिर आइडियोलॉजी को कहा जाता है, लिबरलिज्म, नियोलिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। पार्ट 3 के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? पार्ट 3 के अंदर हम स्टडी करेंगे अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जैसे सॉवरेनिटी से अक्सर क्वेश्चन आता है, जीन बोधा से आपने क्वेश्चन देखा होगा या फिर ऑस्टिन से क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन आपके सिलेबस में ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन प्रश्न यहां से आते हैं, तो हम इसको छोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, कंजर्वेटिज्म, चलो कंजर्वेटिज्म तो हमने यहाँ पे देखा रूढ़िवाद, चलो ये आई थिंक ये दोबारा आ गया है। हाँ, इसके साथ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये लगभग 25 टॉपिक हम इसमें 25 दिन के अंदर यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के पेपर जल्दी है और वो जल्दी निपटाना चाहते हैं, दिन के 2 या 3-4 टॉपिक को देखना चाहते हैं, तो नोट से ही पॉसिबल है। अगर कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप इन वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएगी। तो देखिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। बहुत ही सिंपल सा हमारा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ देखिए हम लोगों ने रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है या फिर आपका आप कह सकते हैं पैटर्न जो अभी एग्जामिनेशन का रहता है वो काफी डीप रहता है। आपको अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आप तुक्का भी तभी लगा सकते हैं, अदरवाइज रटने का यहां पे कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले देखिए मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन देखिए देखने में तो ऐसा लगता है कि इजी है, लेकिन जब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो डिफाइन करने में कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं और वही 4 ऑप्शन में से हम लोग सिलेक्ट करने में असफल रहते हैं। आपको डीपली समझना है, थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े आप दौड़ाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, सामाजिक विज्ञान, क्योंकि हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, यहां पे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो सकता है, या तो विचार, विषय या घटना को समझने के लिए एक खास तरीका या चिंतन। कॉन्सेप्ट जैसे आप यहां पे पेन देख पा रहे हैं, ठीक है, तो पेन क्या है? पेन अपने आप में कॉन्सेप्ट है। ये बना कैसे है? किसी ने नाम रखा होगा, फिर ये आगे प्रचलित हुआ, और अब ये पेन का कॉन्सेप्ट ये है कि पेन ये प्लास्टिक का बना होगा या रबड़ का बना होगा या फिर पीतल का, लोहे का, तांबे का, किसी भी धातु का बना हो सकता है या अधातु का बना हो सकता है, लेकिन ये काम क्या करता है? लिखने का काम करता है। तो पेन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अभी डिजिटल पेन भी आ गए हैं। दैट्स मीन पहले का जो पेन था उसमें स्याही यूज होती थी, अब का जो पेन है वो डिजिटल पेन है, इसमें कोई स्याही नहीं यूज होती है, मैग्नेटिक पेन है। तो कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझने हैं? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, जब हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट होता है विचार। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की अवधारणा क्या है, लिबर्टी से आप क्या समझते हैं? कोई विषय हो गया, कोई घटना, घटना का भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई घटना घटी, फिनोमिनन कोई घटा, उसका भी हो सकता है, मतलब उसको कैसे हम समझे। देखिए कॉन्सेप्ट जो होता है ये जटिल बातों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। कोई जटिल से जटिल आपका कोई अवधारणा, कोई चीज है, उसे हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आसान तरीके से समझ सकते हैं। अवधारणा भाषा दर्शन का शब्द है। बेसिकली अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये लैंग्वेज या फिलॉसफी से रिलेटेड एक शब्द है। इसके 3 अर्थ निकलते हैं। कई बार अब लिखने के लिए, जैसे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर डिस्क्रिप्टिव हो गया है, आने वाले टाइम में लगभग सभी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे। यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस आप देते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव आता है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है
कि मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तो उसके तीन अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है संज्ञानात्मक विज्ञान से रिलेटेड। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव साइंस, यानी मानव ज्ञान से संबंधित। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, जब हम संज्ञानात्मक की बात करते हैं यानी मानव ज्ञान से संबंधित अवधारणा। दूसरा हो सकता है ऑन्टोलॉजिकल, तत्व मीमांसा, यानी पदार्थ से संबंधित। और तीसरा हो सकता है मस्तिष्क के दर्शन यानी साइकोलॉजी से संबंधित। तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हो गया आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या है, जैसे लिबर्टी, आप इसको देख तो नहीं सकते, लिबर्टी को ना छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। ये मानव का ज्ञान क्या है, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, या फिर डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है, जो मनुष्य के दिमाग में रहता है ज्ञान, उसे कहा जाता है कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे लिबर्टी की, इक्वालिटी की, डेमोक्रेसी की, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉग्निटिव साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। दूसरा तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा यानी ऑन्टोलॉजिकल, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पेन। तत्व मीमांसा यानी जो पदार्थ से जुड़ा हुआ है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कैमरा, कॉन्सेप्ट ऑफ लैपटॉप, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कैसे है, ठीक है, वो हो गया आपका ऑन्टोलॉजिकल। और तीसरा आपका मस्तिष्क दर्शन। साइकोलॉजी में बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट, आत्मा का कॉन्सेप्ट, परमात्मा का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपके बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड थियोरी, तो कई बार कहा जाता है थियोरी ऑफ लिबर्टी को 500 शब्दों में एक्सप्लेन करें। कई बार आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को 500 शब्दों में एक्सप्लेन करें, वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। एक क्वेश्चन हालांकि लग सेम रहे हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड थियोरी ऑफ लिबर्टी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पहले हम समझते हैं अवधारणा, उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद इसके बीच डिफरेंस को हम समझेंगे। तो अवधारणा तो हमने समझ ली है, कोई विचार हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई प्रक्रिया हो सकती है, उसको समझने के लिए एक हमने तरीका बनाया हुआ है, उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। सरल शब्दों में अवधारणा एक आइडिया है, बेसिकली किसी चीज को समझने के लिए एक आइडिया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं भौतिकवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ ये आपका भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक, द्वंद्ववाद का कॉन्सेप्ट, या संघर्ष का की अवधारणा, क्रांति की अवधारणा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी चीज को समझने के लिए हमने एक विचार दिया है, एक आइडिया दिया है। सिद्धांत दूसरा होता है आपका सिद्धांत, थियरी। थियरी क्या होता है, थियरी एक कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है। थियरी क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क। और उस थियरी के अंदर बहुत सारी अवधारणाएं हो सकती हैं, कई अवधारणाएं हो सकती है। अब कैसे आप समझोगे, जब हम मार्क्सवाद की थियरी की बात करते हैं, मार्क्सिज्म की जब हम बात करते हैं, मार्क्सियन थियरी की जब हम बात करते हैं, तो मार्क्सियन थियरी में कई अवधारणाएं आ जाएगी। उसमें भौतिकवाद की अवधारणा आ जाएगी, उसमें द्वंद्ववाद की अवधारणा आ जाएगी, संघर्ष की अवधारणा आ जाएगी, क्रांति की अवधारणा आ जाएगी, उसमें प्रिमिटिव कम्युनिज्म की अवधारणा उन्होंने दी है, उन्होंने कम्युनिज्म की दी है, उन्होंने सोशलिज्म की अवधारणा दी है। और इन सबको जब उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह पे दिया है, उसे क्या कहा जाता है, थियोरी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट एक छोटा सा आइडिया है, जबकि थियोरी एक बड़ी चीज है जिसमें कई आइडियाज को सिस्टमैटिक तरीके से सेट एंड रूल्स। थियोरी क्या होती है, डिफाइंड एंड वेरीफाइड सेट एंड रूल, जो कि हमें किसी वस्तुगत स्थिति, वास्तविक स्थिति पर पहुंचने में मदद करते हैं। अब देखिए यहां पे सिंपली आप देखिए डिफरेंस क्या हो सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड थियरी। अंतर के आधार यहां पे देखिए विशेषता, उसके बाद है परिभाषा, उसके बाद है प्रकृति, उसके बाद है कार्य, और उसके बाद है परीक्षण। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से ये चीजें समझ आ जाएगी। देखिए जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, अवधारणा की, तो अवधारणा एक मूल विचार या मानसिक प्रतिनिधित्व है। तो अवधारणा क्या है, बेसिक विचार होता है। प्रकृति की जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अमूर्त होता है, कॉन्सेप्ट को हम देख नहीं सकते हैं। हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी हम देख नहीं सकते हैं,
ठीक है। ज्ञान का आधार, कार्य क्या होता है, कॉन्सेप्ट ज्ञान का आधार बनाते हैं। और परीक्षण, सीधे परीक्षण इनका नहीं किया जा सकता है। जब सिद्धांत की हम बात करते हैं तो देखिए, सिद्धांत अवधारणा और नियमों का एक समूह है जो किसी घटना की व्याख्या करता है। यहां पे अवधारणा क्या था, ये एक मूल विचार था। अवधारणा क्या था, बेसिक एक आइडिया हमारे पास था। लेकिन सिद्धांत क्या है, अवधारणाओं और नियमों का एक समूह है जो कि किसी घटना की व्याख्या करते हैं। जैसे कि मार्क्सिज्म की हम बात करते हैं तो मार्क्सिज्म के अंदर एक घटना घटी। क्या घटना घटी, मजदूरों का शोषण हुआ, गरीब और गरीब होता गया, काम के घंटे बढ़ते गए। तो उसने क्या किया, ये घटना कैसे घटी और इस घटना को हम कैसे खत्म कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने एक व्याख्या दी है। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन्हें नहीं देखा जा सकता है, जबकि आपकी थियरी अधिक मूर्त और तार्किक होती है। हम थियरीज को कैसे देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, क्योंकि हम घटनाओं की व्याख्या और भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमने एक थियरी दी कि अगर हम लोगों ने गरीबी को घटाना है तो वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब हम वैसा करते हैं तो हम देख सकते हैं, तार्किक तरीके से देख सकते हैं कि गरीबी कम हुई या नहीं। तो इसका परीक्षण हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके बीच डिफरेंस था। अब देखिए, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा क्या हो सकती है। बहुत सिंपल लगता है। अगर आपसे पूछा किसी ने कि राजनीतिक क्या होता है, पॉलिटिकल क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बताइए कि पॉलिटिकल क्या होता है, राजनीतिक क्या होता है, और साइंस से क्या मतलब है। इन दोनों को हम साइंस क्यों कहते हैं, तो बेसिक आइडिया लगभग आपको होना चाहिए। देखिए, राजनीति जो शब्द है ये लैटिन शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि पॉलिस से निकला है। पॉलिस का मतलब होता था नगर, राज्य, और पॉलिटिया से मिलकर यह बना है। पॉलिस नगर है और पॉलिटिया इन दोनों से मिलकर बना है, यानी नगर राज्य का प्रशासन करना। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल का मतलब होता है किसी राज्य या फिर आपका ये केंद्र हो सकता है, ये राज्य हो सकता है, ये प्रांत हो सकता है, या फिर किसी भी चीज का हमने क्या करना है, प्रशासन करना है। ठीक है। हालांकि राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, अरस्तु ने द पॉलिटिक्स में किया था। लेकिन आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान का जो जन्मदाता है, राजनीति विज्ञान के जो जन्मदाता है, ये जो शब्द है राजनीति विज्ञान, इसके जन्मदाता है विलियम गॉडविन और मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, अरस्तु। लेकिन इस शब्द को पॉपुलर किसने किया, विलियम गॉडविन और मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो ये समझने और सिखाने का काम करता है कि सरकारें, नेता और समाज कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, लीडर्स कैसे काम करते हैं, सोसाइटी कैसे ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग ये स्टडी करते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शासन, सरकार और सत्ता के बारे में स्टडी करता है। ये समझने की कोशिश करता है कि समाज में शक्ति कैसे बढ़ती है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं और लोग एक साथ कैसे रहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस क्या है, जो कि स्टेट से रिलेटेड है, उसकी सत्ता से रिलेटेड है, उसकी शक्ति से रिलेटेड है। अब बात आती है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, राजनीतिक दर्शन राजनीति से जुड़े हुए विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम फिलॉसोफर के जो विचार है उन्हें अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जहां हम स्टेट का अध्ययन कर रहे थे, पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम पॉलिटिकल फिलॉसोफर के विचारों का अध्ययन करते हैं। हम प्लेटो के फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं, एरिस्टोटल के फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं, हम अन्य विचारकों के फिलॉसफी का अध्ययन फिलॉसफी के अंदर करते हैं। यह सोचने की प्रक्रिया है
कि एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए और सत्ता का सही उपयोग कैसा होना चाहिए। तो फिलोसोफर जो है वो चाहिए के ऊपर फोकस करते हैं। स्टेट ऐसा होना चाहिए, रिपब्लिक के अंदर बोला कि स्टेट ऐसा होना चाहिए जहां पे 3 प्रकार के वर्ग होंगे, उनमें आपसी सामंजस्य होगा। द लॉज में कहा गया कि समाज ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए जो कानून के ऊपर आधारित होता है। लेवियाथन में जो हॉब्स ने फिलॉसफी दी है उसमें कहा गया है कि स्टेट ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल निरंकुश हो, जो कि कंट्रोल करके रख सके। तो वो है फिलॉसफी आपका, ठीक है। राजनीतिक दर्शन अध्ययन की वह शाखा है जिसमें मुख्यतः राजनीति के नैतिक तथा तात्विक पक्षों का विश्लेषण किया जाता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? पॉलिटिक्स के मॉरल वैल्यू से रिलेटेड और तात्विक पक्षों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इस प्रकार के अध्ययन की प्रधानता रही है। यानी जब हम 1950 से पहले के पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन से पहले की बात जब हम बात करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान इस प्रकार के पॉलिटिकल फिलॉसफी को ही स्टडी किया जाता था। अतः ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो दर्शन है ये आइडियलिज्म से प्रेरित है, आदर्शवाद से प्रेरित है। अब बात आती है राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है? हालांकि हम लोगों को पता है, लेकिन अभी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, भले ही आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां के लिए काफी काम आपके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है, अरस्तु को फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया, इसे क्लासिफाई किया। अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। कार्ल मार्क्स इसे घनीभूत अर्थनीति कहते हैं। यानी राजनीति क्या होती है? राजनीति अर्थशास्त्र द्वारा संचालित और प्रेरित होती है, जिस पर वर्चस्ववादी ताकतें कार्य करती है। इसके अतिरिक्त व्यवहारवाद के पिता डेविड स्टन ने राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के तौर पे एक संस्था माना है। अब ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप घनीभूत अर्थनीति की बात करते हैं या अर्थशास्त्र द्वारा संचालित राजनीति की बात करते हैं, तो इसे भी कई बार आपको डिफाइन करना पड़ता है। ये मूल्यों का आधिकारिक आवंटन क्या है? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन क्या है? ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। देखिए समाज में कई प्रकार की वैल्यूज होती है, स्टेट में कई प्रकार की वैल्यूज होती है। ये वैल्यूज, ये मूल्य हमारे वो वाले नैतिक मूल्य नहीं होते हैं। मूल्य का मतलब यहां पे राज्य में नौकरी भी होती है। नौकरी का आधिकारिक आवंटन कौन करता है? राज्य करता है। समाज में किस व्यक्ति को, किस समुदाय को कितनी स्वतंत्रता मिलेगी, कितनी देनी चाहिए, कितना उस पर प्रतिबंध होगा, ये आधिकारिक आवंटन भी कौन करता है? राज्य करता है। राज्य कैसे काम करेगा, लोगों का वेलफेयर करेगा, कैसे करेगा, इसका आधिकारिक आवंटन भी राज्य करता है, ठीक है। आधिकारिक यानी उसके पास अथॉरिटी है आवंटन की। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान हम 3-4 कारणों से मानते हैं। वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो रीजन आपको पता होने चाहिए, पहला वैज्ञानिक पद्धति। जैसे नेचुरल साइंस में हम लोग वैज्ञानिक पद्धति यूज करते हैं। अब नेचुरल साइंस क्या है? नेचुरल साइंस जैसे कि हम फिजिक्स में, जैसे कि हम बायोलॉजी में, जैसे कि हम केमिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, यहां पे भी हम सेम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं और डेटा एनालिसिस के बाद इवैल्यूएशन के बाद थियरी बना लेते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है जैसा नेचुरल साइंस में हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ इसका एक सैद्धांतिक आधार है, यानी इस विषय में कई सिद्धांत है, कई सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और जो राजनीतिक घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। इसका फैक्चुअल बेस होता है, तथ्यात्मक आधार होता है। राजनीतिक विज्ञान में तथ्यों पर आधारित अध्ययन किया जाता है, यानी हम लोग डेटा जो इकट्ठा करते हैं उसके आधार पे हम लोग कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं। इसमें जो दृष्टिकोण हमारा रहता है एनालिटिकल रहता है, विश्लेषणात्मक रहता है। अब देखिए इतना आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और रट लिया और आपका काम हो गया, इतना आसान नहीं है। आपको बहुत ही डीपली जाना पड़ेगा। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, सैद्धांतिक आधार क्या है, तथ्यात्मक, ये जो तथ्यात्मक आधार है आपका, तथ्यात्मक आधार है आपका,
ठीक है, ये क्या है, फैक्चुअल बेस क्या है, एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डीपली समझनी पड़ेगी। इसकी एक डिक्शनरी आप लोग बना लीजिए। आपको किसी शब्द में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। लास्ट में है भविष्यवाणी। जैसे कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं नेचुरल साइंस में कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, कितने टाइम तक लगेगा, कैसे लगेगा, वैसे ही हम सोशल साइंस में भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। लोगों से क्वेश्चनियर पूछ के, लोगों का इंटरव्यू लेके, लोगों के बीच जाके, या फिर ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है, कोई घटना घटने वाली है, कोई दंगा होने वाला है, क्या होने वाला है आने वाले समय में, वो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि सटीक नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन नेचर है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये 4-5 आधार आपको पता होने चाहिए कि क्यों इसको हम विज्ञान कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि राजनीति विज्ञान को हम कैसे समझें। ये जो सिद्धांत है, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, इनको समझे कैसे, क्योंकि यहां पे काफी दिक्कत आती है। क्योंकि सबसे पहली बात मैंने पहले भी आपको बोला और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि रटने से काम नहीं बनेगा। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा चीजों का और आलोचनात्मक अध्ययन आपको इसका करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा चीजों को, विश्लेषण करना पड़ेगा और आलोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी डिमांड ये करता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। उदाहरणों और रोजमर्रा की घटनाओं से जोड़कर पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप उदाहरणों के द्वारा पॉलिटिकल थियरी को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी। और मैं आगे के जो हमारे कोर्स, ये पूरा कोर्स है, उसमें बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में क्वेश्चन भी रहेंगे जिससे आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। उसके बाद राजनीतिक विचारों को कहानी की तरह अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी हो सकती है। टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप चार्ट का, फ्लो चार्ट का, माइंड मैप का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स के अंदर किया है और हम वीडियो क्लासेस के अंदर भी इसको करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ होती है इंग्लिश में समझना, और कई बार हिंदी में समझना टफ हो जाता है। अगर आप दोनों लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान काम हो जाएगा। और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने होते हैं। आप कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि याद रखना एक चैलेंजिंग काम है। आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते हैं। आपको अगर इसमें मास्टरी करनी है पॉलिटिकल थियरी में तो शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि कोई नई चीज आपके दिमाग में आई तो वो वहां पे आप लिख सके और उस पिछले जो आपके टॉपिक्स थे उसको भी रिवाइज आप कर पाओ। प्रैक्टिस सेट और पिछले साल के जो प्रश्न रहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो पढ़ना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके द्वारा आपको काफी हेल्प मिल सकती है। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आई होप यहां से आपको एक मोटिवेशन मिली होगी। और आने वाली जो हमारी क्लासें हैं, ये तो चलो बेसिक क्लास है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम सिलेबस पे जाएंगे, टॉपिक पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पे जाएंगे, उसको जब हम रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको जब हम आज के संदर्भ में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज हमें लिबर्टी कितनी मिल रही है, कैसे मिल रही है, किसके माध्यम से मिल रही है, पॉजिटिव लिबर्टी मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है हम लोगों को, और विभिन्न दार्शनिकों के विचार जब हम लिबर्टी के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, तब आपको आई होप वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। लिबर्टी की ही बात नहीं है, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, सिटीजनशिप हो, जितने भी विचार है आपके, जितनी भी आइडियोलॉजी है, इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कॉन्टिन्यूटी में अगर बनते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए हम ऐसा ही क्वालिटेटिव मटेरियल लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।